सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज पार्ट सेकंड लेके आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पिछले वीडियो में हमने सिलेंडर तक कंप्लीट कर लिया था। सिलेंडर तक मैंने बता दिया था तुम्हें, ठीक है, कि सिलेंडर तक में सारा फॉर्मूला समझा दिया था। कौन सा फॉर्मूला कैसे पुट किया जाता है, कौन सी कंडीशन में पुट किया जाता है, वो समझा दिया था। आज हम सिलेंडर से आगे बढ़ेंगे। सिलेंडर से अगला टॉपिक हमारा आता है कोन, जिसे हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन। कोन को हिंदी में हम कहते हैं शंकु, ठीक है। शंकु का जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है। ये हो गया शंकु, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोन। देखो कोन में मैंने तीन चीजें लिखी हैं, एल, एच और आर, ठीक है। देखो कोन का जो बेस होता है, जो बॉटम होता है, बॉटम सर्कुलर होता है। और सर्कल में क्या आता है, सर्कल एक सेंटर के साथ हम खींचते हैं। बिना सेंटर के हेल्प से हम सर्कल को नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। तो एक सर्कल को, ये सेंटर के साथ हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया और सेंटर से सर्कल के कोई भी एक पार्ट को टच करने वाली जो लाइन होती है वो रेडियस कहलाती है। तो देखो ये था हमारा बीच में पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा सेंटर है और सेंटर से ये लाइन जो है सर्कल के इस पार्ट को टच कर रही है। मतलब कि सेंटर से सर्कल का कोई भी एक पार्ट से लाइन को टच करना होगा, ठीक है। जो सेंटर से कोई एक पार्ट को टच करने वाली लाइन जो है वो रेडियस यानी कि त्रिज्या कहलाती है। तो ये हमारी रेडियस हो गई। अच्छा, ये जो जा रही है लाइन, ये वर्टिकल लाइन जो है, ये हमारा एच से क्या शो हो रहा है, एच से हाइट को शो कर रहा हूं मैं, ठीक है। एच हमारा हाइट हो गया है, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एल्टीट्यूड भी बोला जाता है, ठीक है। हाइट को तीन नामों से जाना जाता है, हाइट, परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड। ये तीनों हाइट ही कहलाती है, ठीक है। और ये देखो ये वाली जो साइड दिख रही है हमारा, ये जो है वो एल को शो कर रहा है। एल यानी कि एल से बोलते हैं हम लिटरल हाइट, ठीक है, जिसे हम स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। अभी मैं लिख के बता दूंगा। तो एक कोन के अंदर तीन चीजें आती हैं, रेडियस, हाइट और लिटरल हाइट यानी कि स्लैंट हाइट, ठीक है। अब मैं आता हूं इसके फॉर्मूले पे कि कोन को कैसे हम, मतलब कौन से कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, इसका कौन सा फॉर्मूला क्या होता है, ये सब सिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में हमने स्टार्टिंग में मैंने तीन फॉर्मूला बताया था तुम्हें, ठीक है। एरिया से संबंधित एक हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लिटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। एरिया से दो फॉर्मूला हुआ और एक हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। कैपेसिटी, आयतन को कैपेसिटी भी, क्षमता भी बोल सकते हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA, C से कर्व्ड, S से सरफेस, A से एरिया, CSA ऑफ कोन, ठीक है। CSA ऑफ कोन होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब ध्यान से समझना, पाई आर एल, ठीक है। पाई की दो वैल्यू है तुम्हारे पास, एक 22/7 और एक 3.14। जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया जाए कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तब तक हम पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे, ठीक है। जब भी 3.14 लेना होगा तो क्वेश्चन के नीचे मेंशन किया जाएगा, एक ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा कि यूज पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसको देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। पाई हो गया आर से रेडियस, एल से स्लैंट हाइट यानी कि लिटरल हाइट। यह है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको पुट कैसे करना है, कहां पे पुट करना है। तो मैंने देखो कर्व्ड का मतलब क्या, कर्व्ड का मतलब वक्र, ठीक है, बीच वाला हिस्सा, ये होता है कर्व। जैसे मार्कर हुआ, ये मार्कर का जो यहां से
यहां तक का हिस्सा हम देख रहे हैं, ये बीच वाला, ये कर्व्ड कहलाया, ठीक है। अगर मैं इसमें ऊपर वाला भी हिस्सा मिला दूं और नीचे वाला भी हिस्सा मिला दूं तो ये मेरा टोटल हो जाएगा, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो रहा है कि जो भी शेप है हमारे पास, उस पूरे शेप पे हम काम कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, बीच में इंक्लूड करके, ठीक है। बट अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ बीच वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं, ऊपर का हिस्सा हमने छोड़ दिया है और नीचे का हिस्सा हमने छोड़ दिया है, सिर्फ बीच वाले पार्ट पे काम हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। और टोटल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, टोटल का मतलब हो गया संपूर्ण, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हो गया पाई आर एल, ठीक है। अब आते हैं हम इसके टोटल सरफेस एरिया। दोस्तों मैं सारा कुछ समझाऊंगा, अभी फिलहाल फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला देख लो, इसे राइट डाउन कर लेना तुम लोग ताकि याद हो जाए, ठीक है। मैं हर चीज एकदम क्लियर तरीके से मेंसुरेशन समझाऊंगा, बस मैं गारंटी ले रहा हूं कि मेरी वीडियो अगर मेंसुरेशन का पूरा देख लेते हो तो आपको एक भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आने वाली नहीं है। अगर जो कहीं पे डाउट आती भी है तो आप कमेंट में करके बता सकते हो, हर डाउट को मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको क्लियर समझाऊंगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं टीएसए पे। टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टीएसए टोटल सरफेस एरिया, इसको हिंदी में कहते हैं हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण को कुल भी बोल सकते हो, कुल का मतलब ही टोटल होता है। तो टीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पीछे में हमने सीखा सीएसए ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसमें हमने एक चीज सीखा कि कर्व्ड सरफेस एरिया बीच के हिस्से पे काम किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये कोन हुआ, ठीक है। अब इस कोन से ये नीचे वाले हिस्से को तुम हटा दो, ये वाला जो हिस्सा है यानी कि जो सर्कल बना रहा है, इस सर्कल को अगर मैं निकालता हूं, सपोज ये कोन जो है किसकी तरीके से दिख रहा है, जैसे बच्चों के बर्थडे के लिए हम टोपी खरीद के लाते हैं, ठीक है। बर्थडे में जो टोपी खरीद के लाते हैं उसी शेप का दिख रहा है, ठीक है। या फिर रोड पे जब चलोगे तो डिवाइडर बना रहता है, मतलब रोड को दो पार्ट में बांटने के लिए जो डिवाइडर ऐसे रखे रहते हैं वो भी इसी शेप का बना हुआ रहता है। तो अगर सपोज करो कि मुझे एक खोखला कोन बनाना हो, ठीक है, खोखला कोन बनाना हो। खोखला का मतलब क्या कि अंदर से वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, और अंदर से खाली होने का मतलब ये हुआ कि हम इसका बेस इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब कि जो नीचे वाला हिस्सा होगा उस पे हम काम नहीं करेंगे वो पूरा क्या रहेगा, वो हॉल रहेगा, पूरा हॉल बना हुआ रहेगा, मतलब पूरा खाली होगा। तो हम जो प्लास्टिक का यूज करेंगे वो कौन से हिस्से पे करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से ऐसे करते 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 यहां पे ला देंगे, मतलब इन्हीं चीजों पे हमें प्लास्टिक का यूज करना होगा। नीचे वाले हिस्से का मैंने बोल दिया कि कोई काम नहीं है, नीचे से बिल्कुल खोखला रहेगा, ये खुला रहेगा, ओपनली रहेगा नीचे से। तो हम काम कहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ बीच वाले हिस्से पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका टॉप तो है नहीं, टॉप पे ऊपर जाके तो एक पॉइंट हो गया है, तो टॉप में इसका तो कोई काम करना नहीं है। जो भी हमें अगर बेस हटा दो तो ये सिर्फ बीच का हिस्सा बचा, तो इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि मुझे ये क्लोज बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अंदर से खोखला रहे वो कोई बात नहीं, नीचे का जो पेंदी होगा, जो नीचे का बेस होगा, वो बेस भी हमें बंद करना होगा, मतलब या तो ढक्कन लगा दोगे नीचे से, ठीक है, तो उसमें भी तो प्लास्टिक का यूज करना पड़ेगा। तो मतलब ये पार्ट पे तो तुमने काम किया ही किया, और साथ में नीचे वाले पार्ट को भी तुमने क्लोज कर दिया, मतलब नीचे वाले पार्ट में भी तुमने प्लास्टिक का यूज किया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पूरे पे काम हुआ, नीचे से मिला के बिल्कुल बीच का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा सारा मिला के पूरे पे काम हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि हम टोटल पे काम किए, जो भी इसमें करना होगा हमने टोटल पे किया। तो टोटल पे करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, अच्छा देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने से पहले, जैसे पीछे जो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला था जिसका फॉर्मूला था पाई आर एल, ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला था। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने निकाला, इस फॉर्मूले को हम कहां पे पुट करेंगे, मतलब कि हमें इसमें कितना काम करना होगा कि जिसके लिए इस फॉर्मूले का यूज हो। तो हमें बस यही काम करना होगा, यहां से लेके यहां तक ऐसे, ठीक है। अब टीएसए में ये बेस भी इंक्लूड हो जाएगा, बेस मतलब कि जो नीचे सर्कल बना रहा है वो सर्कुलर पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर।
तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, जो ये पार्ट हुआ ये कर्व सरफेस एरिया का था, मतलब कि बीच वाला पार्ट, और जब टोटल निकाल रहे हैं तो बीच वाला पार्ट तो इंक्लूड होगा ही होगा, और साथ में हम बॉटम को भी इंक्लूड कर देंगे, मतलब कि ये जो मेरा नीचे का पेंदी था इस पे भी हमने काम किया, तो अब ये क्या हो गया, ये टोटल हो गया। ठीक है, तो इसलिए नीचे का हिस्सा क्या बना रहा था, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसलिए हमने पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये मेरा जो बना ये टोटल बन गया। ठीक है, अब यहां से हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट फॉर्मूला। अब एक चीज यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पाई आर और यहाँ पे भी पाई आर, दोनों कंडीशन में पाई आर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पाई और आर को कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, पाई और आर को हमने क्या किया, कॉमन निकाल दिया। अब पाई आर एल में से पाई आर निकल गया तो क्या बचा, एल बचा, फिर बीच में प्लस का साइन, पाई आर स्क्वायर में से पाई आर निकल गया। यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि आर स्क्वायर का मतलब क्या, कि आर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर जो है वो 2 बार है, तो 2 बार में से एक बार तो हमने कॉमन निकाल दिया, 1 टाइम्स को कॉमन निकाल दिया, तो बचा कितना, एक बार और बचा, तो यहाँ पे एक आर लिख दोगे। ठीक है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। दोस्तों क्लियर हो गया है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। बिल्कुल मैं अच्छे से ये भी समझा दिया कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुम कब पुट करोगे, जब कोन में पूरे पे काम कर रहे हो तुम। ठीक है, या उसे पेंट कर रहे हो या उसको कवर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, तो ये देखो ये टेंट की तरह भी लगता है, जो हम टेंट लगाते हैं, ठीक है, कहीं जंगल में घूमने जाते हैं, पिकनिक में कहीं घूमने जाते हैं, तो वहां पे जो हम टेंट लगाते हैं वो कॉनिकल टेंट ही लगाया जाता है, मतलब कि इसी शेप में टेंट को लगाया जाता है। तो टेंट से संबंधित भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इसमें, और टेंट से संबंधित सवाल कैसे पूछे जाएंगे कि चलो हम जंगल में गए घूमने, रहने के लिए हमने एक टेंट लगाया, तो सोचो कि जो जब मैं टेंट लगाऊंगा तो टेंट में इसी शेप में लगाऊंगा ना, नीचे तो मैं कुछ नहीं, नीचे तो मैं कपड़ा नहीं लगाऊंगा ना, नीचे से क्या रखूंगा, नीचे से ओपनली रखूंगा, नीचे में या तो कोई बिछावन बिछा सकता हूं या कुछ भी बिछा सकता हूं। ठीक है, तो मतलब कि टेंट में जो कपड़ा का यूज हुआ वो कितने कितने पार्ट पे हुआ, तो यहां से लेके इस पार्ट पे हुआ, तो ऐसे कंडीशन के लिए कब सरफेस एरिया लग गया। अब सपोज कि मैं पूरे पार्ट पे टेंट का यूज कर रहा हूं, तो ऐसे कंडीशन में टोटल सरफेस एरिया लगा दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा। वॉल्यूम को बोला जाता है आयतन। ठीक है, आयतन मतलब कैपेसिटी, क्षमता, किसी चीज की कितनी क्षमता है कि वो अपने अंदर उतनी चीजें रख सके। ठीक है, तो वॉल्यूम को आयतन भी बोला जाता है, कैपेसिटी भी बोला जाता है, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर में मैंने तुम्हें वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सिलेंडर से जब हम 1/3 को निकाल देते हैं, ठीक है, तो जो बचता नहीं, सिलेंडर से जैसे इसका क्या हुआ, ये सिलेंडर का फॉर्मूला है, सिलेंडर का 1/3 कर दिया, 1/3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था उसका मैंने 1/3 पार्ट निकाल दिया, तो जो मेरा पार्ट निकला वो मेरा क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन निकल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब तुम्हें ये भी पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला कब यूज करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करने कब यूज होगा, जब इसके अंदर में काम हो रहा हो, या तो अंदर कोई चीज हम रख रहे हैं, ठीक है, या फिर अंदर हम कुछ भी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि वॉल्यूम जब ही लगेगा जब इसमें कोई चीजें को रखी जा रही है, मतलब अंदर के पार्ट में कोई चीज हम रख रहे हैं, ठीक है, तब वो वॉल्यूम का यूज होगा। बाहर का एरिया यूज होगा और अंदर का वॉल्यूम यूज होगा। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला हमें समझना है, हम जब से सुनते आ रहे हैं एल, एच इक्वल टू तू पता ही है, एच इक्वल टू हो गया हाइट। ठीक है, इसके बाद आर इक्वल टू हो गया रेडियस।
अभी मैं रेडियस और डायमीटर में अंतर समझा दूंगा आपको, ठीक है। ये रेडियस हो गया। अब एल देखो, एल इक्वल टू होता है, इसको हम स्लैंट हाइट भी बोलते हैं और लिटरल हाइट भी बोलते हैं। स्लैंट हाइट और लिटरल हाइट, ये एल दोनों बोला जाता है। एल इक्वल टू स्लैंट हाइट भी होता है, लिटरल हाइट भी होता है। मतलब कि इसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन जा रही है, तिरछी लाइन जा रही है, ठीक है। ये लाइन कैसे है, इस फॉर्म में, मतलब तिरछी लाइन जा रही है, ठीक है। तो तिरछी लाइन को हम एल कहते हैं और एल इक्वल टू होता है स्लैंट हाइट या फिर लिटरल हाइट, ठीक है। अब देखो एल निकालने का एक फॉर्मूला भी होगा, मैं ऐसे समझा रहा हूं जैसे ये पार्ट अगर ये एल है तो ये भी एल है, ठीक। अब एक बार ध्यान देना, यहां से अगर इस पार्ट को ध्यान देते हैं तो हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, राइट ट्रायंगल। चूंकि ये परपेंडिकुलर है, हाइट का मतलब क्या, परपेंडिकुलर, और हाइट कब होगा, जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो इस हिसाब से ये क्या बना, एक राइट ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें ये तीन साइड हो गई। जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर ही है, बेस जो है मतलब कि इस कोण का जो रेडियस होगा वो इस ट्रायंगल का बेस कहलाएगा, ठीक है। और इस कोण की जो लिटरल हाइट होगी वो इस ट्रायंगल की हाइपोटेनियस कहलाएगी। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ड। तो एल जो है वो हाइपोटेनियस को शो कर रहा है, एच जो है वो परपेंडिकुलर यानी कि हाइट को शो कर रहा है, और आर यानी कि बेस को शो कर रहा है। तो यहां से एक थ्योरम आता है राइट ट्रायंगल के अंदर कि जब भी दो चीज गिवन हो और तीसरी चीज तुम्हें निकालनी हो, मतलब कि दो साइड गिवन हो, थर्ड साइड निकालनी हो, तो हम एक यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि फॉर्मूला होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मान लो कि क्वेश्चन देखो, इसमें कभी कभार क्वेश्चन क्या आएगा कि सपोज कि एक कोण से संबंधित एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें हाइट की वैल्यू भी दे रखी है, रेडियस की वैल्यू दे रखी है और कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने फॉर्मूला याद किया, तो मुझे पता चला कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। लेकिन फॉर्मूले में पाई आर और एल, पाई आर का मतलब रेडियस और एल का मतलब स्लैंट हाइट। तो रेडियस का तो मान गिवन था, मैंने क्या बोला था, दो चीज गिवन है, हाइट और रेडियस, दो चीज गिवन है और तुम्हें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर एल। देखो पाई का तो वैल्यू है मेरे पास, या तो 22/7 होगा या 3.14 होगा, तो पाई की तो वैल्यू ऑलरेडी है। अब आते हैं आर पे, तो रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, रेडियस और हाइट गिवन थी, तो रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब एल की तो वैल्यू गिवन है नहीं, तो एल कैसे निकालोगे, तो एल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को तुम पाइथागोरस थ्योरम से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो एल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले ये समझ लो कि पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है। पाइथागोरस होता है h² इक्वल टू p² प्लस b², मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि हाइट का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देख लो, अब इसी को इससे मिला दो, h कहां पे है, l के पास है, तो ये l का स्क्वायर हो गया इक्वल टू h यानी कि हाइट और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, दोनों एक ही चीज है, तो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस, बेस की जगह पे क्या था, रेडियस था, तो ये रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। और अगर l का फॉर्मूला यहां से एकदम एग्जैक्ट l की वैल्यू चाहिए, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे और सामने वाली संख्या पे रूट चढ़ा देंगे, यानी कि h² प्लस r² के ऊपर हम रूट चढ़ा देंगे, तो यहां से l का फॉर्मूला निकल जाएगा, l इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में h² प्लस r², ठीक है। तो l का फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हो, पाइथागोरस से संबंधित है l का फॉर्मूला। तो ये हो गया l निकालने का फॉर्मूला। क्वेश्चन में रेडियस हाइट गिवन हो, अगर l की जरूरत पड़ रही है तो l निकालने के लिए पहले हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, और इसके बाद जब फॉर्मूला l की वैल्यू आ जाएगी तो फिर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो भी निकालना होगा वो तुम निकाल दोगे। क्लियर हो गया दोस्तों। राइट सर्कुलर कोन में बस यही तीन चीज समझना था हमें, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, बस यही तीन से संबंधित सवाल आएगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। जब मैं सवाल कराऊंगा ना तो उस टाइम कुछ ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा कि देखो, एक बात याद रखना, अगर आपके अंदर ये आदत नहीं है क्वेश्चन पढ़ने की, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट के अंदर एक आदत नहीं होती है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की,
चूंकि अब 9th क्लास में हो तुम लोग, तो इतनी समझदारी आ गई होगी कि क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हो। तो अगर आदत नहीं है तो सबसे पहले अगर इंप्रूवमेंट की जो जरूरत है वो ये जरूरत है कि अपनी आदत सुधारो और क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। समझ में आए या ना आए वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी चीज पे हम अभ्यास स्टार्ट कर देते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि वो चीजें हमें आने लगती है। ठीक है, तो याद रखना कि ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है क्वेश्चन को समझना, क्योंकि एक आधी ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जिसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि वॉल्यूम निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो या कर्व सरफेस एरिया निकालो। नहीं तो 90% क्वेश्चन ऐसे होगा जिसमें वो गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में कि तुम्हें निकालना क्या है। तुम्हें समझना पड़ेगा क्वेश्चन को और समझ के खुद से पता करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे। मैंने ये चीज भी बता दिया कि सिर्फ बीच में अगर काम हो रहा हो तो कर्व सरफेस एरिया, पूरे में काम हो रहा हो तो टोटल सरफेस एरिया, और अगर अंदर काम हो रहा हो कोई भी शेप के अंदर में अगर कोई चीज हम रख रहे हैं या फिर कुछ भी फाइंड कर रहे हैं अंदर में, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? जब हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। ठीक, तो अगर आदत नहीं है क्वेश्चन पढ़ने की तो सबसे पहले आदत सुधारने की जरूरत यह है कि क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। देखो स्टार्टिंग में बोर हो सकते हो, तकलीफ होगी, लेकिन ये आदत छोड़नी नहीं है। अभ्यास जारी रखना है, जब तक जारी रखना है जब तक क्वेश्चन को एग्जैक्ट समझने ना लग जाओ। और याद रखना, एक बार जब क्वेश्चन समझने लगे तो फिर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो चलो अब आते हैं इसके अगले स्टेप पे, मतलब कोन के बाद क्या आता है। तो कोन के बाद आता है स्फीयर। अब बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर, इसको हिंदी में कहा जाता है गोला। ठीक है, स्फीयर को क्या बोला जाता है? गोला। अब माइंड में फुटबॉल ले आओ। फुटबॉल तो देखा ही होगा सबने। फुटबॉल को स्फीयर से कंपेयर कर सकते हो। एक चीज और याद रखना है, ये सर्कल नहीं है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये सर्कल नहीं है। ठीक है, ये है स्फीयर। देखो सर्कल और स्फीयर में अंतर है। जैसे चूड़ी, जो हाथ में कंगन पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, उसको तुम सर्कल बोल सकते हो। समझ लो बात को? जो पूरा गोल एकदम हर तरफ से कवर है, जैसे पृथ्वी क्या है? चूड़ी की तरह है या स्फीयर की तरह है? तो पृथ्वी स्फीयर की तरह है। क्योंकि देखो स्फीयर का मतलब क्या हुआ? स्फीयर का मतलब कि उसकी सतह होनी चाहिए, सरफेस होनी चाहिए उसकी। ठीक, और चूड़ी में सरफेस नहीं होता, वो एक लाइन होती है। मतलब सर्कल ये शो कर रहा है कि कोई भी एक आकार है जो गोलाकार है, मतलब कि वो गोल है। ठीक, सर्कल के अंदर सरफेस नहीं होता और स्फीयर के अंदर सरफेस होता है। जैसे फुटबॉल हुआ, फुटबॉल मान के चलो कि फुटबॉल के अंदर हवा नहीं है तो क्या होगा? एकदम दबा सा होगा। जैसे ही हवा भरोगे तो फूलने लगेगा, फूलते फूलते बिल्कुल गोल हो जाएगा। गोल होने के बाद उसके ऊपर सरफेस तो हो गया ना। जब हमने ऐसे फेंका तो टप्पा खा के मेरे हाथ में आ गया। ठीक है, तो सरफेस होना जरूरी है। तो ये हो गया स्फीयर और सर्कल में समझ में आ गया कि कोई एक लाइन जो गोल बना हुआ है वो सर्कल है, और कोई एक वस्तु जो बिल्कुल गोल है। वस्तु का मतलब कि उसमें सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो वो हो गया स्फीयर। और फुटबॉल की बात करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल की बात करते हैं तो स्फीयर यानी कि गोला। अब जब गोला है, जब कोई भी गोल चीज को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, गोल लाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बिना सेंटर के हम उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया उसका सेंटर। एक सेंटर के हेल्प से हमने एक स्फीयर को कंस्ट्रक्ट किया। क्लियर? अब देखो इस सेंटर से जो ये लाइन यहां तक गई है, मतलब इस सेंटर से कोई भी एक ऐसी लाइन जो इस स्फीयर के कोई एक पार्ट को टच करे, मतलब ये लाइन यहां से जाके कोई एक पार्ट को टच किया, तो ये हमारा कहलाएगा रेडियस। R इक्वल टू क्या होता है? रेडियस। अब इसी को ऐसे समझ लो कि इस सेंटर को और यहां पे मिला देते हैं। तो अब एक ऐसी लाइन जो सेंटर को क्रॉस करते हुए एक पार्ट से दूसरे पार्ट को टच करे,
तो वो लाइन जो होती है वो लाइन डायमीटर कहलाती है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। डायमीटर यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं हम व्यास। डायमीटर को क्या बोला जाता है, व्यास, और रेडियस को त्रिज्या। अब यहां से क्या पता चल रहा है, सेंटर बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। एक सर्कल का जो सेंटर होता है वो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच होता है। अब अगर यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में पॉइंट है तो ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, मतलब कि दो रेडियस मिलके और एक डायमीटर बना दिया, ठीक है। जब दो रेडियस को आपस में मिला देंगे तो क्या होगा, एक डायमीटर बन जाएगा। मतलब ये कह सकते हो कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है। जब रेडियस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायमीटर निकल जाता है। अच्छा, रेडियस कैसे निकलेगा, जब डायमीटर रेडियस का दुगना है तो रेडियस डायमीटर का आधा होगा, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन में 2, यानी कि रेडियस डायमीटर का हाफ होगा और डायमीटर रेडियस का दुगना होगा, ठीक है। तो ये चीज रेडियस और डायमीटर में अंतर पता चल गया। अब हम इसके फॉर्मूले पे आते हैं कि स्फीयर के अंदर कौन कौन सा फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को कैसे पुट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखो एक चीज याद रखना, कब और टोटल कहां पे होगा, जहां पे ऊपर और नीचे दोनों का हिस्सा गिवन होगा। जैसे मार्कर होगा, देखो मार्कर में ये यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा गिवन है और इस तरफ भी थोड़ा सा हिस्सा गिवन है, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, टोटल में और कव्ड में। लेकिन बात अगर स्फीयर की करें तो स्फीयर को टोटल या कव्ड में नहीं बांटा जा सकता। क्यों? क्योंकि स्फीयर बिल्कुल गोल होता है, ठीक है। ना तो इसका कोई ऊपर वाला एक परफेक्ट हिस्सा होगा और ना तो कोई नीचे वाला एक परफेक्ट हिस्सा होगा। जैसे तुम रखोगे वहीं पे, अगर फुटबॉल को जमीन पे रखते हो तो जमीन पे कैसे वो एक पॉइंट से टिकेगा, यानी फुटबॉल का वो एक बहुत ही माइनर पॉइंट होगा जो जमीन को टच करेगा। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसका वो बेस हुआ और ऊपर वाला उसका टॉप हो गया, नहीं। फुटबॉल को कैसे भी रखो तो माइनर पॉइंट ही टच करेगा। तो फुटबॉल में सबसे पहले कि ना तो टॉप होता है ना ही बॉटम होता है, एक चीज समझ लो। तो स्फीयर के अंदर ना टॉप होगा ना बॉटम होगा। अब ना टॉप होगा ना बॉटम होगा तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास फॉर्मूला एक ही होना चाहिए, या तो कव्ड सरफेस एरिया होना चाहिए या फिर टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए। तो कव्ड तो होगा नहीं। कव्ड का मतलब क्या, कि जिसमें सिर्फ बीच वाला हिस्सा बन रहा हो, ठीक है। कव्ड का मतलब पृष्ठ, कव्ड का मतलब क्या, वक्र, वक्र का मतलब इसे बीच वाला हिस्सा की बात हो रही है, ठीक है। बट जो स्फीयर है हमारा, उसका तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई टॉप दिया हुआ है कोई बॉटम दिया हुआ, बीच वाला हिस्सा है। स्फीयर क्या हुआ, फुटबॉल क्या हुआ, बिल्कुल गोल है। तो इसमें जब भी यूज होगा एरिया तो सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का यूज होगा, ठीक है। तो इसका एक ही फॉर्मूला है TSA, TSA ऑफ स्फीयर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा क्या, तो उसका फॉर्मूला है 3 पाई r स्क्वायर। क्या है, 3 पाई r स्क्वायर, TSA यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। हाइट तो इसके पास है नहीं, अगर कुछ है तो सिर्फ रेडियस है, पाई तो रहेगा और बाकी सिर्फ इसके पास एक रेडियस है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया 3 पाई r स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब इसके चलो एरिया में तो दो ही चीज चल रहा था, कव्ड और टोटल। कव्ड तो इसका है नहीं, सिर्फ टोटल है, तो एरिया तो खत्म हो गया। अब आते हैं इसके वॉल्यूम पे। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। आयतन यानी कि कैपेसिटी। और देखो किसी चीज की अगर कैपेसिटी मान के चलो कि मुझे मेरी कैपेसिटी फाइंड करना हो, तो मेरी कैपेसिटी बाहर से डिपेंड करेगा या मेरे अंदर से डिपेंड करेगा? कैपेसिटी तो अंदर से डिपेंड करेगा ना। मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है ये सिर्फ मैं बता सकता हूँ, कोई और नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने अंदर से मैं अपने आप को जानता हूं, तुम मुझे नहीं जानते हो। तो कैपेसिटी मतलब क्या, कि अंदर की कैपेसिटी निकाली जाती है, बाहर की नहीं। बाहर की कैपेसिटी नहीं निकल सकती, अंदर की निकल सकती है। हर इंसान अपनी कैपेसिटी खुद बता सकता है। तो जैसे एक बोतल हुआ,
बॉटल का मतलब कि मुझे ये पता है कि बॉटल के अंदर अगर कोई चीज आएगी तो वो लिक्विड फॉर्म में ही आएगी, मतलब कि उसके अंदर कुछ हम लिक्विड ही रख सकते हैं, या तो पानी हो, दूध हो, ऑयल हो, कुछ भी हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि इस बोतल की कैपेसिटी बताओ, तो तुम क्या करोगे, उस बोतल के अंदर कोई लिक्विड डालोगे, लिक्विड डाल के पता करोगे कि ये कितने में पूरा भर गया, 1 लीटर में भरा या 2 लीटर में भरा। तो मतलब कि जो कैपेसिटी तुमने फाइंड किया वो अंदर सामान रख के फाइंड किया, इनर पार्ट में कोई भी चीज रखा, वहां से उसकी कैपेसिटी फाइंड हुई। तो एक चीज ध्यान में रखना कि वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्षमता। ठीक है, तो क्षमता अंदर से निकाली जाती है, तो वॉल्यूम जब भी यूज किया जाएगा तो अंदर में ही यूज किया जाएगा, बाहर में नहीं। मतलब कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को समझने के बाद मुझे ये पता चला कि इस क्वेश्चन में जो मैं वर्क करूंगा, जो काम करूंगा, वो इसके इनर पार्ट में काम करूंगा, तब मैं वहां पे वॉल्यूम का यूज करूंगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो गया इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। इसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो स्फीयर के अंदर बस यही दो चीज है, एक टोटल सरफेस एरिया और दूसरा वॉल्यूम। ठीक है, यहां से स्फीयर हो गया खत्म। अब स्फीयर से एक जो अगला पॉइंट आएगा वो हेमिस्फीयर आ जाएगा। हेमिस्फीयर से क्या पता चल रहा है, स्फीयर को हिंदी में गोला कहते हैं और हेमिस्फीयर को हिंदी में अर्धगोला कहते हैं। अर्ध का मतलब आधा। ठीक है, तो हेमिस्फीयर को जब मैं आधा कर दूंगा, वो स्फीयर को जब मैं आधा कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, हेमिस्फीयर निकल जाएगा। अब यहां से मैंने क्या किया कि यहां से इस पार्ट तक हमने इसे मिटा दिया। ठीक है, तो ये जो हिस्सा बना ये बन गया हेमिस्फीयर। अब इसे एक कटोरा की तरह कह सकते हो, घर में कटोरा होगा ना किचन के अंदर, तो कटोरा को एक हेमिस्फीयर मान सकते हो। क्लियर है, तो अब इसे मिटा के हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं। अब यहां पे मैं हेमिस्फीयर, ठीक है, इसको स्मॉल कर देते हैं। हेमिस्फीयर, इसको हिंदी में कहते हैं अर्धगोला। अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला मतलब गोला का आधा। अब हेमिस्फीयर को ध्यान से समझना, जो चीज स्फीयर के अंदर था सिर्फ वही हेमिस्फीयर के भी अंदर होगा। स्फीयर के अंदर सिर्फ रेडियस था तो हेमिस्फीयर के अंदर भी एक रेडियस ही होगा, लेकिन स्फीयर और हेमिस्फीयर में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, स्फीयर में हमने एक चीज देखा कि एरिया में सिर्फ टोटल सरफेस एरिया का यूज किया स्फीयर के अंदर, लेकिन जब हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो हेमिस्फीयर के अंदर अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का भी यूज करना पड़ेगा। कैसे, ये देखो नीचे से एक बेस बन गया, इसका नीचे का जो पार्ट बना वो सर्कुलर बन गया। ठीक है, ये तो स्फीयर था, ये पूरा जो था ये स्फीयर था, लेकिन जब स्फीयर को हमने आधा कर दिया तो ऊपर का जो हिस्सा है वो तो स्फेरिकल फॉर्म पे है ही, बट जो इसका बॉटम, इसका जो बेस बना वो बेस सर्कुलर हो गया। माइंड में कटोरा को एक बार ले आओ। ठीक है, कटोरा जब लाते हो तो क्या होता है, ऐसे इधर से बिल्कुल मतलब बंद रहता है और ऊपर से जो पार्ट होता है वो खुला रहता है। ठीक है, तो ऊपर का जो जैसे पार्ट खुला है, ऊपर का पार्ट क्या कह सकते हो, सर्कुलर रूप में खुला हुआ है, वो गोलाकार रूप में खुला हुआ है, तो वो ऊपर का जो पार्ट बना वो क्या बना, सर्कुलर बना। तो हेमिस्फीयर को एक कटोरे से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इसका जो बेस है वो सर्कुलर है, यानी कि बेस जो है अभी इसमें सर्कल पार्ट में आ गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले चूंकि बेस है तो अगर मैं कटोरे को रखूंगा, उल्टा करके रखूं या सीधा करके रखूं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखा जाएगा जैसे फुटबॉल। और फुटबॉल को हल्का भी ऐसे धक्का दोगे तो लुढ़क जाएगा, लेकिन कटोरे को ऐसे हल्का धक्का दोगे तो नहीं लुढ़केगा। ठीक है, क्योंकि उसका बेस है। बेस का मतलब क्या हुआ कि वो जमीन के ऊपर कोई चीज एकदम ढंग से टिक गई। जिसमें बेस होता है वो एकदम परफेक्ट तरीके से टिक जाता है जमीन पे, लेकिन जिसमें बेस है ही नहीं तो बिल्कुल माइनर पॉइंट पे टिका होगा, मतलब कि उस पे हल्का भी फोर्स लगाते हैं तो लुढ़क जाएगा। ठीक है, तो वही हुआ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर की बात करें तो देखो इसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला जो होगा वो CSA हो जाएगा। CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जिसका फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर।
क्लियर है? ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, ये फॉर्मूला कब पुट करोगे? अब ध्यान से समझना। सपोज करो कि कोई एक अर्धगोलाकार में यानी कि हेमिस्फेरिकल चीज में एक बॉल है मेरे पास, हेमिस्फेरिकल चीज में बीच से मैंने हिस्सा काट दिया है, ठीक है। बॉल ले सकते हो या फिर चलो इसको एक बर्तन के उसमें ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक बर्तन है जो हेमिस्फेरिकल फॉर्म पे है, और हेमिस्फेरिकल फॉर्म पे बर्तन के रूप में क्या होता है? कटोरा ही होता है, ठीक है। या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट हम कटोरा सब कोई जानता है तो इसलिए सिंपल सा एग्जांपल रखते हैं। अब मान के चलो कि कटोरे में जैसे कटोरा हुआ, नीचे का जो ऐसे बेस था, ठीक है। सपोज ये है हेमिस्फीयर, ये ठीक है कटोरा है। अब इस पार्ट में, इनर पार्ट में नीचे का जो पूरा हिस्सा है, इस पे हमें पॉलिश करना है। क्या करना है? पॉलिश करना है। सपोज कि इसमें जंग लग गया है, उस जंग को छुड़ाना है, ठीक है। तो जंग को छुड़ा के मैं पूरे पे पॉलिश करूंगा। तो जो हमने काम किया वो सिर्फ इस पार्ट पे किया, मतलब ये जो ऊपर का जो मुंह खुल रहा था ये ऑलरेडी खुला था, इस पे मैंने कोई काम नहीं किया। ये इसको हमने क्लोज नहीं किया है, पहले भी ओपन था और अभी भी ओपन है। मैंने जो काम किया वो सिर्फ इसके बेस पे काम किया, मतलब कि नीचे नीचे पार्ट पे पेंदी पे काम किया, ऐसे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज कब होगा? अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया छोड़ के क्या बचा? टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का यूज कब होगा? जब मैं पूरे पे काम कर रहा हूं। चलो इस पे भी पॉलिश किया, सपोज के ढक्कन इसका बंद था, तो ढक्कन बंद होगा तो स्टील का यूज इसके ऊपर भी किया गया होगा। तो ये पूरा कटोरा था, अगर मैं इस पे पॉलिश करूंगा, चाहे अंदर से करूं या बाहर से करूं, पूरे पे करना पड़ेगा। चलो अगर बाहर से करता हूं तो मैं यहां से यहां तक करूंगा, फिर इस पूरे पे करूंगा, तो क्या टोटल पे काम हो गया। तो इसलिए यहां पे टोटल सरफेस एरिया लगा दिया, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है? सीए से कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे कब काम होगा? जब ऊपर के हिस्से का, मुझे इस हिस्से का कोई काम नहीं है, ये हिस्सा जो है पहले भी ओपन था अभी भी ओपन है, तो इस पे कोई काम नहीं है। मुझे जो काम करना है सिर्फ इस बेस पे काम करना है, ठीक है, इस पे काम करना है। तो आधे पार्ट पे काम हुआ, इसका जो टॉप तो इसका है नहीं, सिर्फ बॉटम है, तो बॉटम पे तो कोई काम नहीं किया, मतलब कि बीच वाले हिस्से पे काम हुआ, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2πr²। क्लियर हो गया दोस्तों? तो अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। इसी पे मैं समझा दूंगा अभी टोटल सरफेस एरिया। DSA, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने यूज किया था 2πr², ठीक है। अब आ गया TSA टोटल सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला हो गया 3πr²। देखो एक चीज हमने बढ़ा दी, वहां पे था 2πr², यहाँ पे 3πr²। क्यों? क्योंकि अब हमने इस सर्कुलर पार्ट को भी इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि अब जब हम इस पे काम करेंगे तो इस पूरे पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, टोटल मतलब पूरे की बात हो रही है, ठीक है। तो इस पूरे को पूरा बंद करके इस पार्ट पे और नीचे वाले पार्ट पे पूरे पे काम करोगे। तो ऐसे कंडीशन में TSA ऑफ स्फीयर यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का, ठीक है। तो ये हो गया 3πr²। हम हेमिस्फीयर का एरिया हमने कंप्लीट कर लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr²। ये कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया हूं मैं, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम की बात करें, क्योंकि बच गया क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम जिसको हिंदी में कहते हैं हम आयतन, ठीक है। देखो वॉल्यूम यानी कि क्षमता, पिछले को उसमें समझा दिया मैं, वो स्फीयर में मैंने समझा दिया कि क्षमता मतलब कि अंदर, कोई भी अपनी कैपेसिटी अपने अंदर से पता करता है, बाहर से नहीं। तो जब भी किसी चीज की कैपेसिटी निकालनी हो, उसका क्षमता निकालनी हो, उसकी वॉल्यूम निकालनी हो, उसकी आयतन निकालनी हो, मतलब कि अंदर का निकालना हो, ठीक है। अब चलो सपोज करो कि ये कटोरा था एक, ठीक है। अब इस कटोरे में मुझे दूध रखना है, ठीक है। मुझे ये पता करना है कि कोई एक मेरे पास कटोरा है, उस कटोरे की रेडियस मैंने समथिंग 2 सेंटीमीटर मैंने दे दिया कि 2 सेंटीमीटर का रेडियस है उसका, तो उस हिसाब से उसका सर्कुलर पार्ट बनेगा ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। मैंने बोला कि इस कटोरे को दूध से भरो, फिल करो, पूरी तरीके से फिल होना चाहिए। तब मुझे पता ये करना होगा कि उस कटोरे के अंदर कितने लीटर दूध आएगी। तो सबसे पहले अगर
जिसमें भी यूनिट है, जैसे रेडियस मैंने बोला 2 सेंटीमीटर, तो जब इसका वॉल्यूम निकालोगे तो जो वॉल्यूम निकलेगा वो सेंटीमीटर में ही निकलेगा, ठीक है। बट दूध को हम सेंटीमीटर में मेजरमेंट नहीं करते, दूध को हम लीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो मैं सेंटीमीटर को क्या करूंगा, लीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो तब मेरी उस कटोरे की कैपेसिटी निकल जाएगी कि हाँ इस कटोरे में इतने लीटर या फिर इतने मिलीमीटर, इतने मिलीलीटर, जितने भी दूध आना हो आएगा, ठीक है। तो मतलब कि वॉल्यूम जब कब निकलेगा, जब क्वेश्चन में अंदर कोई चीज, हम हेमिस्फीयर को किसी चीज से हम फिल कर रहे हैं, या वो पानी से फिल करो, दूध से फिल करो, सूप से फिल करो, कोई भी लिक्विड पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या है, चलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने से पहले एक बार स्फीयर की वॉल्यूम याद करो। स्फीयर की वॉल्यूम क्या थी, 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर की वॉल्यूम थी। अब हमें निकालना क्या है, हेमिस्फीयर की। अच्छा, स्फीयर का आधा ही तो हेमिस्फीयर होता है, तो मैं इसको हाफ कर दूंगा, यानी कि 4/3 को जब मैं हाफ कर दूंगा पाई आर क्यूब, तो 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, और बाकी का पाई आर क्यूब, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो गया। स्फीयर को आधा कर दोगे तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज जो भी हमने 3 चीज सीखी, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, इसको बहुत क्लियर तरीके से मैं समझाया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। अगर इसके बावजूद भी थोड़ी बहुत अगर कहीं पे कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट में करके एकदम बिल्कुल बिंदास रूप से मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके प्रत्येक डाउट को दूर करने के लिए। देखो मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितना अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, उतने अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि दिन पे दिन मेरे अंदर सुधार है, उसके लिए और जैसे जैसे और आगे चैप्टर आएंगे, हमारा टाइम और आगे बढ़ेगा, मेरी प्रैक्टिस जारी है, तो मेरे अंदर और इम्प्रूवमेंट आएगी, और भी अच्छे तरीके से मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करके लाऊंगा आपको, ठीक है। बस आपका काम है प्रैक्टिस। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो सिर्फ एक ऑप्शन है, प्रैक्टिस, ठीक है। जितना ज्यादा तुम्हारा हाथ चलेगा उतना ज्यादा ये दिमाग के अंदर जाएगा। तो बस ये मान के चलो कि अगर मैथ सीखनी है तो प्रैक्टिस करने में कोई भी कंजूसी मत करो, एकदम बेधड़क प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, करो, तुम्हारा काम है करना। कैसे आएगा, क्या आएगा, वो सब प्राकृतिक पे छोड़ दो, ठीक है। उसके गोद में बैठे हुए वो उसकी हेडक है, किसको कैसे देना है, कब देना है, कहां देना है। हमारा काम है कर्म करना, हम बस कर्म करते रहेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आएगा। और मैथ में 99.9 बोलो तो आउट ऑफ 100 में से 100 आएगा, ठीक है। तो बस इस टॉपिक को 2 वीडियो इस पे बना चुका हूं मैं, मेंसुरेशन पे छोटी छोटी। अभी तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला समझाया हूं, मतलब जो भी चीज इसमें यूज हो रही थी वो सारा चीज मैंने समझा दिया। मेंसुरेशन में बस यही 6 चीजें, 6 या 5 कितने हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, 6 चीजें हैं। यही 6 चीज का यूज होगा पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहां पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्वेश्चन से फॉर्मूले को कैसे पकड़ो, क्वेश्चन में फॉर्मूले को कैसे पकड़ो, कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। मैं बहुत क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बस आप वीडियो देखते रहो, एकदम समझते रहो। हल्का भी डाउट हो तुरंत कमेंट करो, मैं सारा कुछ क्लियर करने के लिए मैं तैयार हूं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या फिर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये सब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा आपके लिए। तो तब तक के लिए आज यहीं पे टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। कल से जो हमारा इस पे चैप्टर आएगा वहां से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की जो भी प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, एक टाइप्स के क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट समझा के उस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। मतलब कि 80-20 का रेशियो रहेगा मेरा, मैं 80% गारंटी लूंगा कि क्वेश्चन आएगा, 20% मैं गारंटी नहीं लूंगा, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस है आने की, मतलब प्रैक्टिस उस पे अच्छी रखनी है, बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, इसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, जब काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।